ओके बच्चों, थ्योरी की फोर्थ क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका यूनिट थर्ड है, जिसमें वैल्यू एंड डेटा टाइप पढ़ाए जाएंगे आपको। सारे लोग सीरियस हो जाएं और सीरियस इस बात के लिए हो जाएं कि कौन से नए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। है तो सब पढ़ी हुई चीज़ें, लेकिन कहाँ पे हम लोग फंसते हैं, इन चीज़ों को हम लोगों को गौर करना है। तो सबसे पहले देखिए कैरेक्टर सेट है, उसके बाद आस्काई कोड, फिर यूनिकोड, एस्केप सीक्वेंस। तो इसमें ओवरऑल देखा जाए तो आपका पूरा टॉपिक बेस्ड ऑन है एस्केप सीक्वेंस पे और प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे और कन्वर्जन पे। ये तीन चीज़ें इसमें मेन है, बाकी तो सिर्फ नॉलेज के लिए है। तो सबसे पहले आप देखिए, थोड़ा सा ब्लर होगा लेकिन मैं पढ़ के बता दूंगा। आपका व्हाट इज कैरेक्टर सेट। तो अ कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। वैलिड कैरेक्टर मतलब जो संसार में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, है ना, जिनको हम लोग यूज करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपका कैरेक्टर सेट बनाया गया है। इट कैन बी लेटर्स, डिजिट्स, सिंबल्स और सम कंट्रोल कैरेक्टर्स सच अ बैकस्लैश, टैब और न्यू लाइन। अब देखिए, ये तो दिखाई पड़ रहा होगा आपका। अल्फाबेट में A to Z, अपर केस, लोअर केस, और डिजिट्स में 0 to 9, और आपका स्पेशल सिंबल में डॉलर साइन, परसेंट साइन, इस तरीके से ये सब बने हुए हैं, अंडरस्कोर का साइन। और एस्केप सीक्वेंस में /n, /t, /b, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो सिर्फ कैरेक्टर सेट है। उसके बाद अब हमें इन चीज़ों पर गौर करना है। ये हमारी प्रोग्रामिंग में हो चाहे थ्योरी में, कहीं ना कहीं याद आएंगी और यूज में आएंगी। सबसे पहले आपका आस्काई वैल्यू जो प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करते हैं, A to Z आपका 65 से 90 तक होता है, और ये स्मॉल वाला है आपका A to Z, ये आपका 97 से 122 तक होता है इसका आस्काई कोड। और डिजिट जो है ये आपका 48 से 57। ये टोटल आपका फिगर है जो आपको याद रखना है। उसके बाद रिमेनिंग अदर वैल्यूज फ्रॉम 0 to 126 एक्सेप्ट अबव डिफाइंड वैल्यूज आर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि इनके अलावा जो भी है वो स्पेशल कैरेक्टर में माना जाता है। वो अलग बात है, इसमें हम लोग स्पेस को भी स्पेस के रूप में जानते हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर के रूप में नहीं जानते हैं। बाकी सब जितना भी है वो स्पेशल कैरेक्टर है। और देखो एक वैल्यू आपको पता चल गई यहां पर 0 to 127। ओके, उसके बाद फिर है आपका यूनिकोड। इसका ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि जावा जो है यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज करती है। बाकी यूनिकोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी मैं दे रहा हूं। व्हाट इज यूनिकोड सिस्टम इन जावा, जावा वेरिएबल्स एंड जावा डेटा टाइप। तो यूनिकोड करेक्ट में बताया गया, यूनिकोड इज अ यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर इनकोडिंग दैट इज capable of representing most of the world's written language. Unicode provides a unique number of every character no matter what is प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कौन सा है, जावा है या कोई और है, पाइथन वगैरह। और नो मैटर व्हाट इज प्रोग्राम, नो मैटर व्हाट इज लैंग्वेज। लोवेस्ट यूनिकोड कैरेक्टर /u 40, जो कैरेक्टर की वैल्यू डिफॉल्ट मानी जाती है, हम लोगों को मालूम है। और हाईएस्ट में, अब ये चीज नहीं मालूम थी आपको, /u और f कितने हैं, 1 2 3 4, 4f, ये हाईएस्ट वैल्यू है यूनिकोड कैरेक्टर सेट की। तो इसमें बहुत कैरेक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद यूनिकोड एंड आस्काई कोड आर बोथ वेज दैट कंप्यूटर लैंग्वेज स्टोर्स कैरेक्टर्स एज नंबर्स। आस्काई स्टैंड फॉर अमेरिकन। अब ये लाइन भी आपको याद रखने वाली है। आस्काई का फुल फॉर्म का है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये वाली लाइन आपको जब जॉब की प्रिपरेशन करोगे, उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर आता है एमसीक्यू में, तो वहां पे ये वाला क्वेश्चन मिल जाता है आपका। एंड
इट अलाउज इनकोडिंग 128 कैरेक्टर्स, फाइन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज बट नॉट एनफ फॉर अदर्स। यूनिकोड कैन हैंडल ये कितना है 1 लाख कैरेक्टर्स। अब इस यूनिकोड के अंदर ASCII कोड के भी सारे कैरेक्टर सेट आ जाते हैं। तो देखो ये भी इंफॉर्मेशन हो गई, यूनिकोड में कितने कैरेक्टर हो गए 1 लाख कैरेक्टर्स आपके अवेलेबल हैं। सो बाय यूजिंग द इनकोडिंग स्कीम जावा अलाउज प्रोग्रामर टू वर्क विद प्रिंटेड लैंग्वेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड in order for computer to be able to store text and numbers that humans can understand। ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ बता भी दिया है कि जैसे I could say A becomes the number 13, A is equal to आपका 14, 1 is equal to 33। खैर इससे कोई लेना देना नहीं। तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट आपको खाली इसमें 2 ही 3 चीजें याद रखनी है कि एक जावा का पूछा जाता है कि जावा कौन सा कैरेक्टर सेट यूज करता है, BCD है, ASCII है या यूनिकोड है, तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट सिलेक्ट करना है। दूसरा आपको हाईएस्ट वैल्यू पता चल गई यूनिकोड कैरेक्टर सेट की। तीसरा ASCII का आपका फुल फॉर्म आपको पता चल गया, बाकी इससे और कोई लेना देना नहीं है। फिर अब आ जाते हैं हम लोग एस्केप सीक्वेंस में। एस्केप सीक्वेंस का मतलब ये हो गया नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। एस्केप सीक्वेंस का दूसरा वर्डिंग है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो प्रिंट होके नहीं आएंगे लेकिन आप यूज करोगे तो उनका हर कैरेक्टर का अपना एक मीनिंग है और उस मीनिंग के हिसाब से वो वर्क परफॉर्म कराएंगे। तो इसमें बहुत सारे दिए हैं जो आप लोग यूज भी नहीं कर पाओगे और डिफरेंस भी बहुत माइन्यूट है। हमने इससे पहले जो थ्योरी की वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने प्रैक्टिकली कौन कौन सा ये कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस क्या क्या काम करता है ढूंढ के उसमें लाया गया है, वरना आप इसकी मीनिंग्स सब जगह पाओगे नहीं, बुक्स में भी नहीं पाओगे। सिर्फ मीनिंग लिखी है, बाकी प्रैक्टिकली वो यूज में नहीं आ रहा है। तो हम लोग भी यहां पर ऐसे ही पढ़ेंगे इसको कि ये जो यूज के हैं उनके बारे में जानकारी ले लेंगे। जैसे /t से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने system.out.println में SOPLN और इसमें हमने यहां पर मान लीजिए हाई लिखा और फिर डबल कोट्स बंद करके /t लगा दिया, या इसी के अंदर /t लगा दे रहा हूं मैं, हाई लिखा और फिर /t और फिर यहां पर बाय लिखा। तो इस तरीके से कुछ लिख दिया तो क्या होगा, ये हाई प्रिंट होगा और करीब करीब जो 4 से 6 कैरेक्टर का स्पेस देकर 4 से 6 कैरेक्टर का स्पेस देकर यहां पर बाय प्रिंट होगा। तो ये /t का ये यूज है, ठीक है। उसके बाद ये आपका बैक स्पेस के लिए है /b कि कर्सर अगर आगे है, मान लीजिए ये स्क्रीन है और कर्सर अगर आपका यहां पे है तो एक कैरेक्टर कर्सर पीछे अगर लाना हो, पीछे बैक साइड में एक कैरेक्टर खाली एक स्पेस, तो /b का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे यूज में आता ही नहीं है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट है /n। तो /n का क्या मतलब हो गया कि आप जैसे आप लाइन चेंज करने के लिए ln लिखते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चा। देखो /t से स्पेस आता है 2 वर्ड्स के बीच में बता दिया गया है, उसके /n से लाइन चेंज होती है, इंसर्ट अ न्यू लाइन, लेकिन ln से तो लाइन हमारी चेंज हो ही जाती थी। तो ln और /n में क्या डिफरेंस है, ln जो है क्या करता है कि जो SOP के अंदर पूरा लिखा गया है इसको बाय प्रिंट करने के बाद कर्सर को लाइन चेंज करके नीचे ले आ गया, यानी ln क्या करता है पूरा प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करके कर्सर को नीचे लाता है और एक ही लाइन चेंज होती है। और /n आप जो है से भी एक ही लाइन चेंज करोगे, लेकिन जितने /n देना चाहो उतने दे दो, ये इसमें फ्रीडम है। तो जैसे कि हम यहां पर कुछ ऐसा लिखें, SOP लिखा मान लीजिए SOP और हमने यहां पर /n फिर हाई फिर /n फिर बाय फिर /n फिर कोई और वर्ड बता दो, हेलो लिख दिया, कैसे लिखा जाता है। उसके बाद जो है अब ये क्या करेगा देखो हमने पहले ही /n लगा दिया है, इसका मतलब अगर मॉनिटर स्क्रीन ये है तो यहां पहली लाइन अगर है तो कर्सर अपने आप यहां से नीचे आ जाएगा, एक लाइन छोड़ देगा, ये वाली एक लाइन छोड़ के कर्सर यहां आ जाएगा क्योंकि हमने पहले ही /n लगा दिया है। उसके बाद हाई प्रिंट करेगा और फिर /n मिल गया तो एक लाइन छोड़कर फिर से कर्सर नीचे आ जाएगा और यहां पर बाय प्रिंट कर देगा और फिर /n मिल गया फिर कर्सर नीचे आ जाएगा और यहां पर हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक।
तो इस तरीके से स्लैश एन काम करता है। तो स्लैश एन पूरे डबल कोट्स के अंदर कहीं भी कितने भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं और कितने भी दे सकते हैं, ये इसका यूज है। ये स्लैश टी है बेटा पहला वाला। अच्छा वो उसमें जो लिखा था स्लैश एन का मतलब है लाइन चेंज करना। हाँ तो उसका मतलब था कि अगर मॉनिटर स्क्रीन ये है तो कर्सर यहां यहां यानी यहां पे आता है और पहला स्लैश एन पहले ही मिल गया तो यहां पे कुछ नहीं प्रिंट करेगा, कर्सर लाइन चेंज करके नीचे ले आएगा। अब यहां से प्रिंटिंग चालू होगी, एक लाइन छोड़ देगा, जहां जहां स्लैश एन मिलेगा वहां पर एक लाइन छोड़ के नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा आपका स्लैश एन। बाकी आपको अदर्स देखने हैं जैसे स्लैश आर क्या कैसे वर्क करता है या स्लैश एफ जो कि यूज नहीं कर पाओगे तो इसको आप हमारी पहली वाली वीडियो से देखिएगा। इधर हम कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं, जैसे कि इसका एक नाम दिया गया नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। तो स्लैश एन प्रिंट तो होता नहीं है, स्लैश टी प्रिंट नहीं होता है, लेकिन अगर हम इन कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना चाहें, हम चाहते हैं ये कैरेक्टर प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहां पे क्या करना मतलब क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आपने यहां पर मान लीजिए अगर एसओपी लिखा, एसओपी एलन और यहां पर राम लिख दिया, राम तो आउटपुट में क्या आएगा, राम प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पर आपका राम प्रिंट हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि ये राम जैसे हमने डबल कोट्स में लिखा ये डबल कोट्स प्रिंट हो जाए, तो डबल कोट्स नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है वो प्रिंट नहीं होते हैं। आप चाहते हो डबल कोट्स भी प्रिंट हो जाएं, तो डबल कोट्स प्रिंट कराने के लिए तरीका क्या है कि एसओपी एलन, आप ये पहला वाला जो डबल कोट्स है ये तो आपका मैसेज को देने के लिए यूज होता है, वो तो यूज हो ही रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं यहां पर राम के आगे डबल कोट्स और बाद में डबल कोट्स लग जाए। उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं, हाँ देखो हम यहां पे क्या करेंगे, स्लैश एक लगाएंगे और यहां पे डबल कोट्स लिखेंगे, अब राम लिखेंगे और फिर स्लैश लगाया और एक डबल कोट्स बंद कर देंगे और फिर ये वाला जो खुला था ये बंद कर देंगे। अब क्या होगा, यहां पे आउटपुट आ जाएगा आपका राम और वो भी डबल कोट्स के साथ। कैसे हुआ, तो यहां पे ये बताया गया कि ये स्लैश जो आपका एक कैरेक्टर है ये किसी भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है, स्लैश का साइन। अब स्लैश के बाद जो भी लिख दोगे वो प्रिंट हो जाएगा, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो भी लिख दोगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे ये स्लैश के बाद हमने डबल कोट्स लगा दिया तो इसलिए ये वाला डबल कोट्स आया, फिर यहां पे भी हमने स्लैश के बाद डबल कोट्स लगाया तो इसके एम के बाद ये डबल कोट्स यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है। दिव्यांशु बहुत हंसी आ रही, क्या दिक्कत, मजा आ गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और हम चाहते हैं कि स्लैश ऐसे ये स्लैश ही प्रिंट हो जाए, स्लैश खुद ही प्रिंट हो जाए, यानी कि यहां पे राम लिखे और ये स्लैश के अंदर राम लिखे, ठीक है। तो जैसा कि अभी अभी हमने बताया था आपको कि एसओपीएलएन में डबल कोट्स लगाया, उसके बाद अब स्लैश पहला वाला स्लैश तो किसी भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए लगाना ही पड़ेगा, जैसे कि डबल कोट्स प्रिंट कराना था तो स्लैश लगाया, तो ऐसे ही हमें ये स्लैश प्रिंट कराना है तो फिर से हमें स्लैश लगाना पड़ेगा। तो ये पहला वाला स्लैश नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर के लिए हो गया और उसके बाद क्या प्रिंट हो जाए, स्लैश ही प्रिंट हो जाए। तो हमने यहां पर राम लिख दिया और फिर स्लैश लगाकर एक और स्लैश लगाया और फिर डबल कोट्स बंद कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये वाला आउटपुट आपका आ जाएगा, राम जो है डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा। और सेम है सिंगल कोट्स में प्रिंट कराना तो यहां पे सिंगल कोट्स लगा दीजिएगा स्लैश के बाद, तो ये आपका प्रिंटिंग आ जाएगी। तो देखो यहां पे सिंगल कोट्स प्रिंट कराने का ये दिया गया है, ये डबल कोट्स प्रिंट कराने के दिया गया है, ये स्लैश का साइन ही प्रिंट कराने के लिए दे दिया गया है, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। बस इतना ही इसको सीक्वेंस में आपका है, इसको याद रखिएगा। सर सिंगल कोट्स वाला एक बार बता दीजिए। सिंगल कोट्स वाला यार 1 मिनट पहले बोल देते, सर बोल नहीं जा रहा। जहां डबल कोट्स लगे थे वहां सिंगल कोट्स लगा देना, स्लैश के बाद सिंगल कोट्स, फिर राम, फिर स्लैश, फिर सिंगल कोट्स, बस। ओके तो ठीक। स्लैश के बाद जो भी लिख दोगे वो प्रिंट हो जाएगा, जो प्रिंट नहीं होता है। ओके सर। ये बैकस्लैश प्रिंट कराने के लिए 4 बैकस्लैश लगेगी। 2 ही तो लगे थे, मतलब इधर इधर हाँ आपने एक साइड लगवाए थे, हाँ, अगर एक साइड 2 लगाए एक साइड 2 लगाए तो 4 लग जाएंगे। तो एक साइड 4 लग जाएंगे, क्योंकि एक स्लैश के बाद दूसरा स्लैश प्रिंट करेगा, फिर दूसरे स्लैश के बाद तीसरा स्लैश प्रिंट करेगा, इस तरीके से हो जाएगा।
उसके बाद फिर देखिए यहां पर टोकेंस की बात करेंगे। तो जावा में जो भी हम लोग प्रीडिफाइंड चीजें यूज करते हैं कीवर्ड्स के रूप में या कुछ भी फंक्शन के रूप में, वो सब टोकेंस कही जाती हैं, यानी जिनको जावा का कंपाइलर जानता है, पहचानता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या दी गई? इट इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, हाँ दूसरे शब्दों में ये सबसे छोटी से छोटी इकाई है जो जावा के प्रोग्राम को बनाने में हेल्प करती है। तो इसमें टोकेंस में क्या क्या आ गया? कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, स्ट्रिंग हो गई, स्पेशल सिंबल हो गए और ऑपरेटर हो गए। ये आपका एक और भी हो सकता है, सेपरेटर वगैरह आ जाता है उसमें, स्पेशल कैरेक्टर में ही ये आ गया आपका, ठीक है, सिंबल में। अब कीवर्ड ओवरऑल कीवर्ड से खाली हमें ये मालूम है, कीवर्ड्स में हमें जो जो चीजें याद रखनी है, कीवर्ड्स, सारे कीवर्ड की पहचान क्या है? वो स्मॉल लेटर में होते हैं, स्मॉल लेटर में होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि कई जगह पर ट्रू लिख दिया अपर केस में, और ट्रू तो हम जानते हैं, लेकिन टी अपर केस में लिख दिया तो हम लोग एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पे कीवर्ड जितने भी होंगे वो सब स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड के साथ में एक रिजर्व कीवर्ड भी होते हैं, रिजर्व कीवर्ड। तो है तो वो कीवर्ड लेकिन वो रिजर्व वर्ड कहे जाते हैं। तो रिजर्व वर्ड में आपका ट्रू आता है, फॉल्स आता है और नल आता है। ये तीन जो है रिजर्व वर्ड हैं जो कि कीवर्ड के अंदर ही आते हैं। तो एक डेफिनेशन बताई गई है कि सारे कीवर्ड रिजर्व वर्ड नहीं हो सकते, लेकिन सारे रिजर्व वर्ड कीवर्ड होंगे। तो ये सारे रिजर्व वर्ड कीवर्ड हैं, लेकिन सारे कीवर्ड रिजर्व वर्ड नहीं हो सकते। अब दोनों में पहचान क्या है? कैसे पहचानोगे कौन सा किसको हम कीवर्ड कब माने और कब रिजर्व वर्ड माने? सर ये जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं ये किसी वेरिएबल में स्टोर कराए जा सकते हैं? यस, जितने भी रिजर्व वर्ड हैं ये किसी ना किसी वेरिएबल में वैल्यू के रूप में स्टोर कराए जा सकते हैं, जबकि कीवर्ड कोई भी वैल्यू के रूप में स्टोर नहीं कराए जा सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि जैसे बूलियन ए इज इक्वल टू ट्रू, तो ट्रू है तो कीवर्ड, लेकिन हम ए के लिए इसको वो क्या है? वैल्यू है। तो वैल्यू के रूप में ये स्टोर हो रहा है, इसलिए इसको रिजर्व वर्ड कहते हैं। ये पहचान है इसकी कि जो भी कीवर्ड किसी वेरिएबल की वैल्यू के रूप में यूज हो जाए वो कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। हाँ, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आइडेंटिफायर्स की बात करें तो आइडेंटिफायर्स, अब ये सब चीजें फंडामेंटल है, इसको ध्यान से सुनना। आइडेंटिफायर्स को क्या बताया गया कि इट इज क्या था डेफिनेशन? हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ जावा प्रोग्राम। Sir, it is a name given to different नेम components. बोल रहे थे। इट इज अ नेम, आइडेंटिफायर कहा गया, इट इज अ नेम गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्राम। आइडेंटिफायर एक नाम होता है जो जावा के डिफरेंट पार्ट में हम लोग देने में यूज करते हैं। अब यहां आइडेंटिफायर में हमें कुछ चीजें खास तौर पे याद रखनी है। आइडेंटिफायर रूल्स, तो नाम, चार तरीके के नाम हम लोग प्रोग्राम में दे सकते हैं। कौन कौन से चार तरीके के नाम हो सकते हैं? नंबर 1, चार तरीके के नाम यूजर दे सकता है। कौन कौन से वो हो सकते हैं? क्लास का नाम नंबर class 1। name, अब देखो मैं variable लिखवा रहा name. हूं, ये चार तरीके के नाम है। तो नंबर 1 क्लास नेम, ये आइडेंटिफायर में आ जाएगा। नंबर 2 वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम ये आइडेंटिफायर्स में आ जाएगा। और नंबर 3 फंक्शन नेम, जो मेथड बनाते हैं, ये आइडेंटिफायर में आ जाएगा। और नंबर 4 किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ये आपका जो है उसमें आ जाएगा। आइडेंटिफायर रूल्स के आधार पर ही इन नामों को आप लिख सकते हैं। एक बार याद कर लें, क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम और क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम। अब आइडेंटिफायर रूल्स कौन कौन से होते हैं? चार तरीके आइडेंटिफायर के नाम हो सकते हैं, लेकिन उनमें रूल क्या लगाओगे? तो सबसे पहला रूल, किसी भी नाम की स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होनी चाहिए। डिजिट मतलब नंबर।
तो जैसे तुमने लिखा INT और उसके बाद तुमने दे दिया मान लीजिए 8 PM, वेरिएबल का नाम दे दिया 8 PM, तो ये आपका गलत है। डिजिट से किसी भी वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरा, किसी वेरिएबल में नाम में कोई स्पेस नहीं हो सकता, जैसे EMP और यहां पे स्पेस देकर तुमने नंबर लिख दिया और सेमीकोलन, तो यहां पर ये जो स्पेस दे दिया है, स्पेस नहीं दे सकते, ठीक। तीसरा रूल, आइडेंटिफायर रूल्स हैं ये, किसी भी वेरिएबल के नाम के रूप में, अब ये चाहे, अब मैं एग्जांपल वेरिएबल के नाम के रूप में ले रहा हूं, ओए चुप रहो, एग्जांपल वेरिएबल के नाम में ले रहा हूं, लेकिन यही नाम आप क्लास के नाम में रूल अप्लाई करोगे, यही रूल्स आप फंक्शन के नाम में अप्लाई करोगे, यही रूल्स आप आपका ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के नेम में। अब तीसरा रूल क्या है कि किसी भी नाम को जो भी आप प्रोवाइड कराओगे उसमें जावा का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहां पे INT में वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, ब्रेक, या वेरिएबल का नाम डू रख दें, या वेरिएबल का नाम फॉर रख दें, हाँ, तो ये आप जावा का कीवर्ड है, इसलिए ये आप नहीं कर सकते। फिर चौथा रूल क्या है, किसी भी नाम में आप कोई भी अदर सिंबल नहीं यूज कर सकते। जैसे हम नंबर, वेरिएबल का नाम नंबर रखना चाहते हैं तो हमने यहां डॉट लगा दिया, तो ये गलत है, वेरिएबल के नाम में डॉट नहीं लगा सकते। तो डॉट का छोड़ो, कोई भी सिंबल जो स्पेशल होते हैं नहीं लगा सकते। अब क्या लगा सकते हैं वो हम बता रहे हैं। तो देखो ये 4 रूल वो हो गए जो हम नहीं कर सकते। पहला, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, दूसरा स्पेस नहीं दे सकते, तीसरा जावा का रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, चौथा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते, जैसे मैंने डॉट यूज कर दिया है। अब क्या यूज कर सकते हैं उसको देख लो कि नाम जो है अल्फाबेटिक होने चाहिए, नाम A से Z तक जो लेटर्स हैं उनसे बने होने चाहिए। तो जैसे आपने INT और यहां पे आपने EMP लिख दिया, तो ये या मैं उसी को सही करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां PM 8 कर दिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में लेटर हो सकते, डिजिट हो सकती है, लेकिन हाँ, लेकिन लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं हो सकती, लास्ट में हो सकती, स्टार्टिंग में नहीं हो सकती। फिर उसके बाद इसका दूसरा रूल जो था कि स्पेस नहीं हो सकता है, तो अगर स्पेस देना है आपको तो आपको अंडरस्कोर का साइन, EMP अंडरस्कोर नंबर, हाँ स्टार्ट भी कर सकते हो। अंडरस्कोर मानता है वो, तो हम चाहें जैसे ऐसे लिखा है, या हम यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं INT और अंडरस्कोर EMP, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। नंबर्स लिख दो तो अल्फाबेटिक है तो लिख ही सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, उसको नाम चाहिए कोई, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और बाकी यहां पे कीवर्ड तो नहीं लिख सकते हो, ये तो बस सही है। अब जैसे कि यहां पर आप जो है सिंबल्स में जो हमने बताया कि एक तो EMP लिखा मान लीजिए और अंडरस्कोर का साइन लगा दिया, और फिर NO लिखा नंबर, और फिर डॉलर साइन लगा दिया, तो 2 ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो जावा एक्सेप्ट करता है, एक अंडरस्कोर का साइन, एक डॉलर का साइन। तो वेरिएबल के नाम हो, क्लास का नाम हो, फंक्शन का नाम हो, सब में अंडरस्कोर साइन और डॉलर साइन ये कहीं भी आप यूज कर सकते हो, पहले, बीच में या लास्ट में, कहीं भी यूज कर सकते हो। बाकी तो ये तो अलग ही हो गया कि कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। Yes, sir. ये सारे चारों तरीके के नामों में ये रूल्स अप्लाई करते हुए आप आगे बढ़ोगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसा मिल जाएगा आपको? क्वेश्चन मिल जाएगा फाइंड द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो है जैसे ये इतने सारे लिखे हैं, तो ये 3 दे दिए और एक ये दे दिया, तो इसको आप इस वाले करेक्ट बताओगे, वो सब इनकरेक्ट हो गए। तो करेक्ट आइडेंटिफायर ऐसे, या इनकरेक्ट आइडेंटिफायर फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। तो ये आपका इसमें आइडेंटिफायर में आता है। हाँ पूछो। सर जैसा int A int B दे देते हैं और डॉलर और अंडरस्कोर अगर एक्सेप्ट करता है तो int अंडरस्कोर और ये सब लगा सकते हैं, लगाया करो। आइडेंटिफाई कर। अब उसमें जब जैसे कि कोई भी वेरिएबल का नाम या कोई भी नाम जब 2 वर्डों से मिलकर बनता है, तो यहां पर अंडरस्कोर बीच में लगा, स्पेस देना है तो अंडरस्कोर लगा के आप करते हो, ठीक है। खाली और underscore एक चीज और मैं दिखा दूं आपको कि आप यहां पर
अगर कई सारे वर्ड से मिलकर नाम बन रहा है तो उसमें एक रूल इसका ये भी है कि आप यहां पे ऐसे दे सकते हो, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग, 5th नंबर पे स्ट्रिंग, और आपने EMP और फिर नेम। तो देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, यहां पे हमने क्या किया है, हटो पीछे हटो, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, पीछे वाली सीट पे जाओ। यहां पे देखो अगर एक से अधिक नाम है तो आप क्या कर सकते हो, ये रूल के अंतर है, वो नहीं करते हो तो आपकी मर्जी, लेकिन ये रूल में आता है। पहला नाम पूरा स्मॉल में होता है, उसके बाद हर वर्ड का पहला लेटर आप अपर केस करते हुए बढ़ दो। अगर जैसे और भी कोई वर्ड होता तो उसका पहला लेटर अपर केस करते हुए आप लिखते। तो ये आपका पूरा फुल डिस्क्रिप्शन हो गया आइडेंटिफायर के बारे में, सारी चीजें हो गई। ऑनलाइन में किसी को कोई पूछना है कुछ भी? सर जैसे अंडरस्कोर और डॉलर साइन खाली हम लोग लिख सकते हैं उसमें क्लास नेम में, तो सर खाली अगर हमने वो लिख दिया तो, अगर खाली अंडरस्कोर लगा दिया तो चलेगा? नहीं, कोई ना कोई अल्फाबेट होना जरूरी है बच्चा, क्योंकि अंडरस्कोर हेल्पिंग के लिए है कि अगर आप एक से अधिक नाम में एक से अधिक वर्ड यूज कर रहे हो तो उसके स्पेस को आइडेंटिटी मतलब स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अंडरस्कोर का साइन है। खाली अंडरस्कोर साइन का कोई मतलब नहीं है, वो कोई नाम नहीं है। ओके सर। सेम एज डॉलर, ये सिंबल्स हैं, ये किसी को डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे कि यहां इन दोनों के बीच में हम डॉलर साइन लगा देते या अंडरस्कोर साइन लगा देते। उसके बाद जो है अब आती है बात कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट का क्या हो गया, कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, कांस्टेंट का दूसरा नाम लिटरल्स। स्पेलिंग बताओ। LITERALS। लिटरल, बस ये, अच्छा TERAL, लिटरल या लिटरल्स कह लो इसको। तो देखो कांस्टेंट या लिटरल्स दो नामों से इसको जाना जाता है, और कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू से। जितने भी वेरिएबल होते हैं उनमें अगर आप कोई फिक्स्ड वैल्यू डाल देते हो तो वो कांस्टेंट कहा जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू डाली है आपने, जैसे कि लिटल्स के बारे में देखा जाए तो जितने डेटा टाइप हैं आपके, कौन से, प्रिमिटिव वाले, नॉन प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, उतनी ही आपकी टाइप लिटरल्स की हैं। तो लिटरल के टाइप में अगर हम कहें, लिटरल के टाइप में सबसे पहला आपका इंटीजर लिटरल हो गया। इंटीजर लिटरल का एग्जांपल क्या हो गया, a = 5। ऐसे आपका दूसरा है फ्लोटिंग लिटरल, तो यहां चाहे फ्लोट लिखो चाहे डबल लिखो, हाँ उसको रियल लिटरल भी कह सकते हो, फ्लोटिंग लिटरल या रियल लिटरल। तो यहां पे आपने 2.5 डाल दिया। ऐसे आप यहां पे तीसरा यूज करोगे कैरेक्टर लिटरल, कैरेक्टर सॉरी कैर लिख देते हैं, हमें कैरेक्टर मैंने कहा, कैर लिटरल कहा जाएगा इसको। तो इसमें CH = आपने A डाल दिया। फिर उसके बाद आपका आ जाता है आपका 4th नंबर पे बुलियन लिटरल। ये लिटरल के टाइप हैं, तो A = आपने ट्रू लिख दिया। और फिर 5वां आ जाता है आपका स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल तो इसमें S = आपने यहां पे जो भी फिक्स्ड वैल्यू डालना चाहा वो फिक्स वैल्यू डाल दिया। और छठा 7वां आपका नल लिटरल। नल लिटरल इतने तरीके के लिटरल होते हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये वाली जो इक्वल साइन के बाद वैल्यू लिखी हैं, इन वैल्यू को दे दिया जाएगा 4 को, और आपसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द लिटरल नेम। तो आप सिंगल कोट्स में, हाँ यहां पे कैरेक्टर लिख दिया ना, हाँ सिंगल कोट्स में कोई वैल्यू दी है तो आप बताओगे कैरेक्टर लिटरल है, डबल कोट्स में कोई वैल्यू दी है तो आप बताओगे स्ट्रिंग लिटरल है, और आपका पॉइंट वाली कोई वैल्यू दी है तो आप रियल लिटरल या फ्लोटिंग लिटरल या रियल लिटरल। F किस में लगाना है वो तो अलग चीज होगी, वो सफिक्स होता है जब उसमें हम पढ़ाते हैं। आप लगा सकते हो यहां पे F लगा सकते हो, ये सफिक्स का हिस्सा है, डिफॉल्ट वैल्यू में ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। तो ये इतने तरीके के लिटरल आप याद कर लीजिए, वैल्यू दे देंगे और उसको पहचानने के लिए कहेंगे कि पहचानो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, यहां पर क्लियर हो गई ये सारी चीजें? यस सर। यस सर सर। नॉन लिटरल क्या होता है?
नल लिटरल स्पेशली ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे कि कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया या जितने भी तरीके का ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें अगर कोई वैल्यू डालनी हो तो आप नल डाल सकते हो। नल तो स्ट्रिंग को भी आप मानते हो ऑब्जेक्ट, तो इसलिए स्ट्रिंग में भी नल डाल सकते हो, लेकिन वो अलग से कोई आइडेंटिफाई नहीं होगा उसको, वो स्ट्रिंग या किसी भी क्लास ऑब्जेक्ट के साथ में नल यूज कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. तो ये आपके लिटरल्स हो गए। उसके बाद जो है अब यहां पे पता नहीं आगे है नहीं है, अगर होगा तो और अच्छी बात है, वरना हम यहीं पे बता देना चाह रहे हैं। इसमें एक आपका भ्रम है, कंफ्यूजन है कि बच्चे समझते हैं कि उसमें डेफिनेशन साफ साफ लिखी होती है कांस्टेंट लिटरल के बारे में कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स्ड बनाने के लिए, फिक्स्ड वैल्यू देने के लिए कांस्टेंट लिटरल यूज करते हैं। तो उनको ये टीचर्स द्वारा कंफ्यूज कर दिया जाए या वो बच्चे खुद कंफ्यूज हैं कि int a इक्वल टू 5 लिख दिया, इसका मतलब ये वैल्यू फिक्स हो गई, अब ये चेंज नहीं होगी। ये रॉन्ग थिंग है, गलत चीज है। int a इक्वल टू 5 लिखा, वो वैल्यू 5 की बदल जाएगी आपकी, अगर a प्लस प्लस कर दोगे या a इक्वल टू a प्लस 1 कर दोगे तो वैल्यू बदल जाएगी। तो वो रियल में कांस्टेंट वैल्यू यानी फिक्स्ड वैल्यू के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसके लिए फाइनल कीवर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपने यहां पर int a इक्वल टू 5 लिखा तो ये वैल्यू चेंज की जा सकती है। ये कांस्टेंट वैल्यू तो है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा के लिए हो गई a की, अब ये बदलाव नहीं होगा, ये गलत बात है। और अगर आप इसी चीज को फाइनल int a इक्वल टू 5 लिखते हो तो ये वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स हो गई, यानी जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है ये वैल्यू बदली नहीं जा सकती है। अगर यहीं पर आप प्लस प्लस a लिख दो तो ये आपका एरर शो करेगा, एरर आ जाएगी और आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो फाइनल कीवर्ड से कांस्टेंट वैल्यू डाली जाती है, जनरली कांस्टेंट वैल्यू जो डाली गई वो चेंज हो सकती है। अगर किसी दूसरे वेरिएबल में a प्लस प्लस या a प्लस 1 करके अगर स्टोर कराना चाहे, a प्लस प्लस हो सकता है किसी दूसरे, हाँ लिसन यहां पे भी समझने वाली बात, a प्लस प्लस हो सकता है, लेकिन a प्लस प्लस ना करना। अगर तुमको a की वैल्यू मान लीजिए 5 है, 6 देना है तो b इक्वल टू a प्लस 1 a प्लस 2 कुछ भी लिख दो, क्योंकि प्लस प्लस तो खुद में चेंज करता है ना, इसलिए नहीं वो एरर आ जाएगी। लेकिन a प्लस 1 लिखोगे तो कोई एरर नहीं आएगी, a में 5 था, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा आपका b में। सर हाँ, कौन सी एरर आएगी? ये कौन सी एरर होगी, हाँ ये भी सोचने वाली बात है। ये देखो जब प्रोग्राम आप रन कराओगे तो प्रोग्राम रन, तो ये आपका सिंटैक्स एरर तो कोई है नहीं, ये रन टाइम एरर ही आएगी, क्योंकि सिंटैक्स का मतलब प्रोग्राम की विंडो तक पहुंचाए ना, और ये प्रोग्राम की विंडो तक पहुंचा सकता है। अब अच्छा बहुत अच्छा आसान तरीका है कि अगर आप कंप्यूटर का प्रैक्टिकल करते हो कभी भी, तो जो एरर प्रोग्राम को रन ही ना होने दें वो प्रोग्राम की सिंटैक्स एरर हो गई। जो प्रोग्राम की आउटपुट विंडो तक पहुंचा दें लेकिन आउटपुट ना आए वो रन टाइम एरर हो गई, है ना। वैसे नहीं, ये नहीं, वो तो रन टाइम एरर हो गई। और जो प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, रन भी होगा, आउटपुट भी आ जाए, लेकिन आउटपुट आपका डिजायर्ड आउटपुट ना हो, वो लॉजिकल एरर हो गई। लेकिन इस एरर के बारे में मुझे याद आ गया, ये सिंटैक्स एरर में काउंट की जाएगी। ये आपका प्रोग्राम की विंडो, आउटपुट विंडो खोलेगी नहीं, जैसे ये प्लस प्लस किया वहीं पे एरर आ जाएगी। तो ये सिंटैक्स एरर में ही आप इसमें देखो, हम लोग लाइव हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम भी चाहेंगे तुरंत आपको दिखा दें। इसको तुरंत खाली एक प्लस प्लस करके देखना है। तो जैसे यहां पर मैंने सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है। हाँ अभी अभी आ जाएगी, देखिए हमने यहां पर फाइनल int a इक्वल टू 5 लिख दिया, और उसके बाद यहां पर SOPLN में a प्लस प्लस कर दिया, प्लस प्लस a। अब देखो बच्चों, ये आपका लिखते ही प्लस प्लस ए क्या एरर दिखाना चाहिए इसको तो हमने कंपाइल भी नहीं कराया,
ए में 5 है और ये क्या दिखा रहा है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। तो ये क्या हो गया, सिंटैक्स एरर हो गई। समझ पा रहे हो? और यहीं पर अगर हम फाइनल हटा दें तो सर वो 6 आ जाएगी। तो ये प्लस प्लस होकर आपका, देखो कोई एरर नहीं है और 6 आ जाएगा आपका। सिक्स आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर स्ट्रिंग के बारे में बताया गया। तो टोकेन्स में, तो स्ट्रिंग में आपको मालूम है स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में होती है और कैरेक्टर हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं। फिर स्पेशल कैरेक्टर में आपका गोल वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और साथ साथ में सेमीकोलन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इस टाइप का कुछ भी है वो सब इसमें आ जाते हैं। ऑपरेटर होते हैं। तो आगे वाले टॉपिक में हम लोग ऑपरेटर भी कवर करेंगे। देखो बताया है आई थिंक हमने, कॉन्स्टेंट्स इन जावा। तो देखो अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, उसको कांस्टेंट कहते हैं। टू डिफाइन अ कांस्टेंट वी यूज फाइनल कीवर्ड, कांस्टेंट कैन बी यूज्ड लाइक एनी अदर वेरिएबल। तो यहां पर हमने जैसे लिखा फाइनल, और यहां पे ये टाइप लिखने की जरूरत नहीं थी, खैर टाइप नेम इज इक्वल टू वैल्यू, ये थोड़ा हायर लेवल में समझा दिया कि आपसे वैसे कोई इससे खास मतलब नहीं है। फाइनल स्ट्रिंग और यहाँ पे ये डाल दिया गया है और उसके बाद इसको प्रिंट कराना चाहो प्रिंट करा दो, कहीं प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना चाहो करा लो, लेकिन इसकी खुद की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। बस इतना ही आपको बताना था, वो आपने देख भी लिया है। फिर आपका जावा कांस्टेंट में, वो तो हमने लिटरल के बारे में बता ही दिया आपका, न्यूमेरिक होता है और नॉन न्यूमेरिक होते हैं। न्यूमेरिक में आपका इंटीजर लिटरल, रियल लिटरल, और इसमें कैरेक्टर लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल, बाकी बूलियन वगैरह भी होते हैं, वो हमने बता दिया आपको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, थोड़ा सा लाइट चली गई है तो उसके हिसाब से अब ऑनलाइन वाले बच्चे तो गायब हो गए होंगे, ऊपर कुछ गड़बड़ है इन्वर्टर का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, लेकिन अब क्या बताएं। वीडियो तो बनेगी। ठीक है बच्चों, तो डेटा टाइप की अगर बात करें तो डेटा टाइप क्या बताता है, टाइप ऑफ डेटा, डेटा का टाइप क्या रहेगा वो डेटा टाइप बताता है। तो हमारे पास यहां पर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो तरीके के डेटा टाइप पाए जाते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप स्पेशली इनके बहुत सारे नाम हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप भी कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं। ये सब इसके नाम है, तो इसके नामों में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, प्रॉब्लम इसके साथ में होती है। तो इसको जरूर लिख लीजिएगा कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को, पहली बात तो इससे समझ लीजिए कि नॉन प्रिमिटिव डेटा है क्या। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर द डेटा टाइप विच मेड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी जो डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से बनाए जाएं वो सारे आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहे जाते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा, अब इसके बहुत सारे नाम हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। एक तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, और रेड में रेड चल नहीं रहा है, ये हो गया। दूसरा रेफरेंस डेटा टाइप इसका नाम है, और तीसरा कंपोजिट डेटा टाइप, और चौथा डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप, ये सब इसके नाम हैं। तो चार नामों से जाना जाता है। तो अगर वहां पे आता है एक क्वेश्चन आता है कि 4-5 वैल्यू लिख दी, अब पहचानो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो कोई एक पहचानने के लिए आपको आता है। तो यहां पर आप देख लीजिए एग्जांपल में, प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका बूलियन है, कैर है, फ्लोट में फ्लोट और डबल है, आईएनटी में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है। ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए जो जावा के कंपाइलर, जावा के मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए गए होते हैं पहले से, और इनकी मदद से जो डेटा टाइप बनाए जाते हैं वो ये है, जिसमें कि आपका
एरे स्ट्रिंग दो चीजें और तीन चीजें हम लोग जानते हैं, एरे स्ट्रिंग और क्लास। जबकि यहां पे इंटरफेस जो 12th में पढ़ोगे, इनम, ये सब इसमें नॉन, ये मतलब एग्जांपल में आप दे सकते हो ये, क्योंकि है तो अब वो अलग बात है कि अभी पढ़ाए नहीं जाते हैं, लेकिन ये हैं सब। हाँ, एनोटेशंस का मतलब है जावा में खाली हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यूज करते हैं, जबकि जावा में पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं। तो उसमें आपका कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसके लिए एक विंडो चाहिए और उसमें कुछ बटन्स होंगी, कुछ मेनू होंगे, तो ये सब बने बनाए मिलते हैं। कोई सर्कल बनाना है, कोई लाइन खींचनी है, तो ये सब क्या ग्राफिक्स है, तो ये एनोटेशन में आती है और इसके लिए आपको पैकेज लेना पड़ता है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल जैसे लेते हो तो जावा डॉट AWT ये आपका abstract विंडो टूल्स कहा जाता है। इसमें ग्राफिक्स होती हैं जावा की, जो कि एनोटेशन में आ जाता है, लेकिन हम लोगों से कोई यूज में नहीं है ये। तो ये इतने सारे एग्जांपल याद रखना भैया, यही मेन पूछा जाता है। बाकी प्रिमिटिव डेटा टाइप की आगे डिटेल बहुत सारी पूछी जाती है, जो आपके काम आनी है। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल्स। अब ये जो टेबल है, अगर आप एमसीक्यू को कहो कि एमसीक्यू इस टेबल के बिना बन सकता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं बन सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन इस टेबल के बिना नहीं बन सकते। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आप कहें कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखो, मैं क्वेश्चंस अलग अलग आपको रिवाइज करा रहा हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि मान लीजिए ये आप देख रहे हो, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने a इक्वल टू INT दे दिया, b इक्वल टू आपका यहां पे b इक्वल टू मान लीजिए आपका यहां पे कैर दे दिया, और c इक्वल टू यहां पर आपका फ्लोट दे दिया, और d इक्वल टू यहां पर आपका लॉन्ग दे दिया। अब आपसे कहा जाएगा कि ये जो वैल्यू है इनको असेंडिंग ऑर्डर साइज के हिसाब से अरेंज करके लिखो। साइज के हिसाब से इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग भी कह सकते हैं। तो असेंडिंग का मतलब जिसका सबसे छोटा साइज हो वो पहले लिखो, जिसका उससे बड़ा हो वो उसके बाद लिखो। तो इस तरीके से दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां पे बूलियन कर दिया, तो साइज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना होगा तो क्या करोगे बताओ? पहले बूलियन हो जाएगा, फिर कैर, फिर INT और फिर फ्लोट, ठीक है। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग हिसाब से लगाने के लिए कहा जाएगा। तो आपको सबके क्या आना चाहिए? साइज आना चाहिए। ये साइज है सबके, बिट्स में है, और इसको बाइट में अगर कन्वर्ट करना होगा तो इंटू 8 कर दोगे। ये अच्छा, डिवाइड बाय, ओके, बिट्स में है, डिवाइड बाय 8 कर दोगे तो ये सब बाइट्स में बन जाएंगे, बाइट्स में आ जाएंगे। तो आप यहां पे हल्का सा मैं लिख भी दे रहा हूं, जैसे बूलियन 1 बिट होता है, ये तो बिट ही रहता है, ठीक है। ये 2 बाइट होता है, ये 1 बाइट होता है, और ये शॉर्ट 2 बाइट होता है, ये 4 बाइट होता है, ये 8 बाइट होता है, ये 4, ये 8, और वर्ड में नो बाइट, कोई बाइट आइट नहीं होता है। तो अच्छा देखो, वर्ड जो है डेटा टाइप के अंदर आता है। वर्ड एक डेटा टाइप है, ये नई चीज है, इसको लिखो। आप तो फंक्शन के साथ इसको यूज करते हो, लेकिन ये एक डेटा टाइप के रूप में माना जाता है वर्ड। तो ये भी आपका एक अच्छा जानकारी वाला क्वेश्चन है। हाँ, एक एक चीज बढ़ रहे हैं। तो पहले तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू साइज अरेंज करो इनको। दूसरा आता है क्वेश्चन आपका इसका, किसी भी डेटा टाइप, यानी कि ये आपका वेरिएबल्स जो हैं इनकी साइज पूछ दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन साइज, कि आप जो है बताओ कि इंटीजर का साइज क्या है। तो इंटीजर का साइज आपका यहां पे INT का साइज -2 की पावर, इसको रेंज कह सकते हैं, सॉरी साइज नहीं, रेंज। साइज तो मैंने लिख ही दिए थे, रेंज। तो आपका INT
रेंज जो है ये आपका -2⁻31 से +2⁻31 -1, इतना बड़ा नंबर आपका स्टोर हो सकता है। अब इसको मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बताऊं, जैसे इसमें आप समझ जाओगे, आप इसमें समझ जाओगे ये बाइट वाले में। तो देखो ये -1 क्या लिखा जाता है कि जो पॉजिटिव नंबर होता है वो एक कम होता है नेगेटिव नंबर से देखने में। तो 128 है, ये 127, इसीलिए -1 लगाया गया है ना, कि 2⁻31 ये भी है, 31 ये भी है, लेकिन ये एक कम रखा जाएगा। तो ये आपकी रेंज पूछ दी जाती है। उसके बाद फिर आपका पूछा जाता है रैपर क्लास की, इंटीजर की रैपर क्लास क्या है। तो आप देखो सिर्फ 2 ही रैपर क्लास आपको याद रखनी है यहां पर जो अलग हैं, एक आपका कैर की रैपर क्लास और एक आपका आईएनटी की रैपर क्लास। तो इसमें कैर की रैपर क्लास में कैरेक्टर पूरा लिखना होता है, सी बड़ा होता है, और आईएनटी की रैपर क्लास में इंटीजर पूरा लिखना होता है। आ गई लाइट। लाइट आ गई लेकिन नेट नहीं आया है, कोई बात नहीं। तो ये 2 रैपर क्लास अलग से याद करिएगा। बाकी सबकी रैपर क्लास और डेटा टाइप में अंतर क्या है? रैपर क्लास डेटा टाइप स्मॉल होता है और रैपर क्लास का पहला लेटर अपर केस होता है। रैपर क्लास का पहला लेटर सबका अपर केस है, ठीक है ना। तो जैसे ये फ्लोट है रैपर क्लास है, और ये फ्लोट है ये डेटा टाइप है। फ्लोट स्मॉल में होता है ना, और फ्लोट का एफ बड़ा कर दिया जाए तो ये एक आपकी रैपर क्लास हो गई। लेकिन कैरेक्टर इंटीजर में पूरा ये लिखना पड़ता है, ये याद रखना, ये अलग से मैंने मार्क कर दिए हैं। फिर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, चौथा क्वेश्चन इसी टेबल में, हमने जो टेबल दी उसमें कंप्लीट टेबल है, तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू पूछी जाती है रैपर क्लास की, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू आपकी फॉल्स होती है, फॉल्स। कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू /U40, ये लिख लेना जिनको नहीं मालूम है। और बाइट की 0, शॉर्ट की 0, इंटीजर की 0, लॉन्ग की 0, L स्मॉल में या अपर केस में कैसे भी लिख सकते हैं। फ्लोट की 0.0, F कैपिटल में या अपर में, दोनों में लिख सकते हैं। डबल की 0.0, D अपर केस या लोअर केस। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, जिसमें आपको याद किसी करनी है, खाली आपका बूलियन की, कैर की, लॉन्ग की, फ्लोट और डबल, इतनी याद करनी है, बाकी सब 0 ही है। ये सब समझने और लिखने वाली चीजें हैं, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इस टेबल से आपको इतना सारा डेटा है जिसमें क्वेश्चन मिलना ही मिलना है एमसीक्यू क्वेश्चन में। उसके बाद जो है, अब यहां पे जिसको अगर जल्दी हो जाना चाहे तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ये बस यही आखिरी कॉन्सेप्ट है इस आज की क्लास का। इसमें टाइप कास्टिंग था। तो टाइप कास्टिंग का मतलब आपको मालूम है कि यहां पे कंफ्यूजन भी दूर कर लीजिएगा। टाइप कास्टिंग का मतलब है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में लोअर टू हायर या हायर टू लोअर कन्वर्ट करना। शुद्ध डेफिनेशन है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में लोअर टू हायर या हायर टू लोअर कन्वर्ट करना टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। कास्टिंग और कन्वर्जन दोनों सेम चीजें हैं। स्पेशली कहा जाता है, और स्पेशली कन्वर्जन कब कहा जाता है? जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्जन होता है। और कास्टिंग कब कहा जाता है? जब बड़े को स्पेशली छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो कास्टिंग कहा जाता है। तो टाइप कन्वर्जन छोटे से बड़े में और टाइप कास्टिंग बड़े से छोटे में। अब ये जो है आपकी 2 तरीके की होती है, इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इंप्लिसिट का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक हो जाए, अपने आप हो जाए। तो अपने आप कौन सी होती है? छोटा डेटा टाइप बड़े में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि बाइट इंट में कन्वर्ट हो जाएगा और शॉर्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, या इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो छोटे से बड़े की ओर। लेकिन बड़े से छोटे की ओर अगर करते हैं तो उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब देखो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब देखो कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहां पर एक नई चीज आपको सीखनी है जो इतने दिन से हो सकता है गलत सीख रहे थे, कि लॉन्ग को हम लोग 8 बाइट के हिसाब से बड़ा मानते हैं, ठीक है, लेकिन
टाइप कन्वर्जन के हिसाब से लॉन्ग जो है फ्लोट और डबल फ्लोट से भी छोटा है। टाइप कन्वर्जन के हिसाब से लॉन्ग फ्लोट में कन्वर्ट होता है, फ्लोट लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं होता ऑटोमेटिकली, ये नई चीज है। लॉन्ग फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, आईएनटी फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, बाकी छोटे वाले ये फ्लोट में कन्वर्ट हो सकते हैं या डबल में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन हम लोग सोचते थे कि इंटीजर की भी 4 बाइट होती, लॉन्ग की भी और फ्लोट की भी 4 बाइट होती, तो ये इंटीजर और फ्लोट बराबर है, और लॉन्ग 8 बाइट है और डबल 8 बाइट है, तो लॉन्ग 8 और लॉन्ग और डबल बराबर है। लेकिन यहां पे टाइप कास्टिंग के हिसाब से या डेटा प्रेफरेंस के हिसाब से लॉन्ग या ये जितने भी होल नंबर वाले हैं इंटीजर वाले, ये सब छोटे हैं फ्लोट वालों से या पॉइंट वाली वैल्यू वालों से। तो ये आप अलग से समझिएगा, फ्लोट लॉन्ग जो है फ्लोट से छोटा है, बड़ा नहीं है टाइप कन्वर्जन में, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी बड़े से छोटे में करनी हो तो यहां पे इसको नैरोइंग भी कहते हैं, और डबल को फ्लोट में, फ्लोट को लॉन्ग में, लॉन्ग को इंट में, और इंट को शॉर्ट में, शॉर्ट को बाइट में, इस तरीके से आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं देख लूं, नीचे एग्जाम्पल दिया है तो ठीक है, नहीं तो ये मैं इसी स्क्रीन में आपको एग्जाम्पल भी बता दूं। हाँ चलिए, यहां दिया है जैसे कि फ्लोट को, अच्छा पहले तो हमें इंटीजर छोटे को ही बड़े में यहीं पे मैं पहले समझा दूं, बाकी उसको ऐसे देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा इंटीजर में कोई नंबर है, हमने यहां लिखा INT, हाँ हमारा ये इम्प्लिसिट वाला बता रहे हैं, तो हमने जैसे INT A = 5 लिखा है, और हम यहां पे फ्लोट B = A लिखेंगे, तो A अपने आप B में कन्वर्ट हो रहा है, A अपने आप B में कन्वर्ट हो रहा है। इसका एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहां कैर CH = A लिया है, और हम यहां पे INT B = CH लिख देते हैं, तो A का स्काई कोड अभी आपने देखा 65 है, तो यह B में अपने आप यहां पर 65 आ जाएगा। तो छोटा अपने आप को बड़े में अपने आप कन्वर्ट कर देता है। तो आप कह सकते हो कि इम्प्लिसिट का क्या है, इट इज अ कन्वर्टिंग प्रोसेस वेयर लोअर डेटा टाइप आर कन्वर्टेड इनटू अपर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली, ठीक है। और फिर इसमें हम कहें तो यहां पर एक्सप्लिसिट में बड़े डेटा टाइप छोटे डेटा टाइप में फोर्सली कन्वर्ट किए जाते हैं, फोर्सली वर्ड जोड़ देना। अब यहां पे इसका एग्जांपल अगर लें तो हमने लिखा है यहां पे फ्लोट B = 2.5 लिखा है हमने, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कराना है तो INT, और यहां पर हमें A = और ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है यहां पर, तो INT B लिखना पड़ेगा आपको। तो अब B के पहले INT लगाए, इसका मतलब B अपने आप को इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, तो इंटीजर में कौन सी वैल्यू आएगी, इंटीजर पार्ट आएगा, सिर्फ 2 आएगा, 0.5 छूट जाएगा क्योंकि बड़े से छोटे में हमने कन्वर्ट किया है। तो ये आपका हो गया एक्सप्लिसिट, और वो हो गया आपका इम्प्लिसिट। अब यही आपका यहां पर एक एग्जांपल मिल गया था पिक्चर फॉर्म में। तो देखो यहां पर एक इंटीजर नंबर है और एक ये फ्लोट नंबर है, ठीक है। अब इस फ्लोट वाले नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां पे INT लगाना पड़ेगा, और ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, टाइप इन विच यू वांट टू कन्वर्ट, ठीक है। तो ये आपका नंबर इंट टाइप का है, इसमें कन्वर्ट करना चाहते थे। क्लियर हो गया ये? अब इसके MCQ हैं, तो ये MCQ भी अच्छे खासे होंगे, तो ये हम लोग अगली क्लास में देख लें। हाँ ठीक, ठीक है बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ पूछना यहां पर? अच्छा, ये तो है ही नहीं, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। थैंक यू वेरी मच।